अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे फाइनल प्रोजेक्ट क्या होता है और उसे स्टार्ट करने के लिए या अगर आप उलझे हुए हैं कि फाइनल प्रोजेक्ट को कैसे शुरू किया जाए तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा। और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें हम कुछ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आइडियाज़ या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आपको मोर देन 15 इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आइडियाज़ मिलेंगे। और इसके अलावा मैंने आखिर में हिंट भी दिए हुए, कुछ गाइड किया हुआ है कि अगर आप इन प्रोजेक्ट्स के अलावा कुछ और बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह से अपना प्रोजेक्ट आइडिया या टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। और अगर आप मेरे बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो नीचे मैंने ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप इस साइट पर चले जाएँ मेरी, और यहाँ पर आप मेरे बारे में मज़ीद जान सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइनल प्रोजेक्ट क्या होता है। तो फाइनल प्रोजेक्ट बेसिकली अगर आप कहीं पे 4 सालों की बीएस डिग्री में इनरोल्ड हैं और बीएस प्रोग्राम में आप पढ़ रहे हैं तो फाइनल ईयर में आपसे एक प्रोजेक्ट बनवाया जाता है जो आपकी 4 सालों की ओवरऑल लर्निंग या जो आपने स्किल्स सीखी हैं उन तमाम तर को डिमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि आपने 4 साल में जो कुछ पढ़ा है उसका निचोड़ ये फाइनल प्रोजेक्ट होता है। तो एक फाइनल प्रोजेक्ट बहुत अहम होता है। तो देखिए सबसे पहले हमने जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम। तो मोस्टली वर्ल्ड वाइड जितनी भी बीएस डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ये एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये जो प्रोजेक्ट होता है 6 क्रेडिट आवर्स का होता है, उसके 200 मार्क्स होते हैं, लेकिन ये वेरी कर सकते हैं इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में जो प्रोजेक्ट है वो 200 मार्क्स का होता है, लेकिन वो दो फेजेस में डिवाइडेड होता है। एक को हम कहते हैं प्रोजेक्ट 1 100 मार्क्स और 3 क्रेडिट आवर्स, ये 7 सेमेस्टर में स्टूडेंट जमा करवाते हैं और उसी प्रोजेक्ट को फर्दर एक्सटेंड करके फिर प्रोजेक्ट 2 के तौर पे सेकंड सेमेस्टर में फाइनल ईयर के सबमिट करते हैं, उसके भी 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं। तो यानी ये जो क्रेडिट आवर्स हैं जो मार्क्स है थोड़ा बहुत वेरी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू शो योर टैलेंट एंड ओवरऑल लर्निंग। यानी आपने 4 साल में जो कुछ सीखा है, जो कुछ आपके पास स्किल्स हैं, तो ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उन तमाम तर स्किल्स को शो करें बाकी लोगों को। और इसके अलावा इट इज़ आल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू इन्हांस योर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जब आप FIP पे काम कर रहे होते हैं तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, आप सीखते हैं कि अपने काम को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है और किस तरह से अपने थॉट्स को या जो चीज़ें आपने बनाई हैं, अपनी जो प्रोडक्ट आपने बनाई है, ठीक है ना, उसको किस तरह से आप बाकी लोगों तक यानी जो मैसेज देना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट के थ्रू वो किस तरह से आप कम्युनिकेट करें इफिशिएंटली, इफेक्टिवली। अच्छा, इसके अलावा इट इज़ आल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू इन्हांस योर रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स। तो एज ए पार्ट ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट आपको एक थीसिस या डिसर्टेशन लिखना होता है। तो ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इन्हांस करें, इम्प्रूव करें, ठीक है ना, बाय राइटिंग दैट थीसिस और डिसर्टेशन। इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि जो फाइनल प्रोजेक्ट है ये कैंडिडेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू लर्न टू वर्क इन अ टीम। क्योंकि फाइनल प्रोजेक्ट अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट होती है कि आप 1 से लेकर 4 या 5 स्टूडेंट की कोई टीम बनाते हैं और एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। तो इस तरह से आपको टीम वर्क की जो हैबिट्स हैं वो डेवलप होती हैं और एक टीम में काम करने की जो स्किल्स हैं वो आप में आ जाती हैं। और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इट इज़ आल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर फर्स्ट पोर्टफोलियो। तो इन तमाम तर जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए उनमें सबसे अहम ये लास्ट पॉइंट है, एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर फर्स्ट पोर्टफोलियो। इसका मतलब ये है कि देखिए जो आप फाइनल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इससे पहले आपके पास अगर कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है तो इस प्रोजेक्ट को आप एज ए पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो जब भी आप ग्रेजुएशन के बाद किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं या कोई इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वहाँ पे अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि व्हाट वाज योर FIP, यानी आपका फाइनल प्रोजेक्ट क्या था, या फिर कहा जाता है व्हाट वाज योर FIP डिसर्टेशन, ठीक है ना, आपकी फाइनल थीसिस क्या थी। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है और अगर आपने इस प्रोजेक्ट पर अच्छी तरह काम किया है तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपकी 4 इयर्स की लर्निंग को। तो इसलिए जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है वो आपके इस प्रोजेक्ट का टाइटल देख के और उसमें से आपसे कुछ पूछ के ये अंदाज़ा लगा सकता है कि आप का जो लेवल है, आपकी जो स्किल्स हैं वो किस हद तक रिफाइंड हैं।
इस वीडियो में जो हम एफआईपी की बात करेंगे, हम मेनली फोकस करेंगे कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटिंग या उससे रिलेवेंट जो फील्ड्स हैं उनके फाइनल प्रोजेक्ट्स के बारे में। और इन्हीं फील्ड से रिलेवेंट आखिर में मैं आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी दूंगा, और आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके डायरेक्टली जो टाइमलाइन है वहाँ पे क्लिक करके जंप कर सकते हैं प्रोजेक्ट आइडियाज़ पे। आइए अब डिस्कस करते हैं कि हम जो एफ है उसको शुरू कैसे करें। अगर आप उलझे हुए कि वेयर टू स्टार्ट, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई योर एरिया और डोमेन ऑफ इंटरेस्ट। यानी इवन आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं या एआई की में कोई बीएस डिग्री में आप इनरोल्ड हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो उसमें सब एरियाज होते हैं। तो आपको पहले अपना डोमेन चूज करना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका एरिया आपके इंटरेस्ट का होगा, देन यू विल एंजॉय वर्किंग व्हेन यू फाइंड एफआईपी फ्रॉम योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यानी अगर आपके इंटरेस्ट का एरिया होगा तो आप जब काम करेंगे उस प्रोजेक्ट पे तो आपको मज़ा आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेहनत करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे। और अगर आपके इंटरेस्ट का एरिया नहीं होगा, देन यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है ना, तो फिर आगे जाके ये होगा कि आप उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाओगे, आपसे मेहनत नहीं होगी, क्योंकि वो आप उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो एरिया होगा या डोमेन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसे एहतियात से चूज़ करना है। उसके बाद है कि आपको चूज़ करना होगा एफआईपी कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब ये होता है कि क्या आप सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा तो उसमें क्या मोबाइल ऐप बनाएंगे, कोई वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करना चाहते, आप हार्डवेयर में इंटरेस्टेड हैं, तो हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप सोचेंगे कि आपको किस तरह का हार्डवेयर चाहिए होगा और किस तरह के हार्डवेयर पे आप के पास स्किल्स मौजूद हैं, किस तरह के हार्डवेयर पे आप काम करना चाहते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी आ जाती है वो मल्टीमीडिया, एनिमेशन और गेमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट एनिमेशन और गेमिंग की तरफ है तो आप इस कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें आप एक एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करते हैं और फिर आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स और आपकी जो मॉडलिंग स्किल्स हैं उन्हें यूज़ करते हुए आप कुछ प्रपोज करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी जो है नॉलेज उस पर्टिकुलर डोमेन में, कोई नई मतलब इनोवेशन थ्योरी देते हैं, या फिर आप कोई कंपैरेटिव एनालिसिस देते हैं बहुत ही यूज़फुल, जो कि उस एरिया के रिसर्चर्स के लिए बहुत ही कारआमद साबित होती है। तो अक्सर हमने देखा है कि जो बीएस लेवल में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स में कम आते हैं। ज़्यादातर जो मैंने ऊपर कैटेगरीज बताई हैं उनमें से किसी एक कैटेगरी को चूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट आगे जाके मास्टर्स करने का है या फिर पीएचडी का है, तो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा, क्योंकि इसमें आप सीखते हैं कि किस तरह लिटरेचर सर्वे किया जाता है, जो कि आगे आपको एमफिल या पीएचडी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और आप रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट में से बहुत आसानी से रिसर्च पब्लिकेशंस भी निकाल सकते हैं। कैटेगरी चूज करने के बाद आपको क्या करना होगा, यू हैव टू स्टार्ट मीटिंग्स एंड डिस्कशंस विद योर टीचर्स, सीनियर्स, और अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट में, तो उन लोगों के साथ, इंडस्ट्री के कुछ लोगों के साथ आपको मीटिंग्स करना होंगी। ठीक है, लेकिन मीटिंग ज़रूर करें, लेकिन ये ज़रूर जान लें, जैसे कि ये मैंने मेंशन किया हुआ है, मीटिंग्स एंड डिस्कशन विद योर टीचर्स एंड सीनियर्स। हाउएवर इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू लाइक what you do, because you will work on your final year project for 6 months to 1 year। तो आप भली मीटिंग्स करें, ठीक है ना, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने इंटरेस्ट को जो है ना सामने रखना है। ठीक है ना, जो चीज़ आपको पसंद है उसी को आप चूज़ करें। तो इसलिए एक मुहावरा कहते हैं कि सुनो सबकी, करो मन की। तो मतलब ये है कि आपको 1 साल तक, 6 महीने से 1 साल तक काम करना इस प्रोजेक्ट पे, तो वही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें जो आपको पसंद हो। अच्छा, ऐसा क्यों है? बिकॉज यू लूज योर मोटिवेशन टू वर्क ऑन योर एफआईपी इफ़ यू डोंट फाइंड योर प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे चल के अगर आपका प्रोजेक्ट आपको पसंद नहीं आए है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आप मोटिवेशन जो है वो लेकर जाएंगे और आपका जो काम है वो अधूरा रह जाएगा। तो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कैसे फाइंड किया जाए, तो उसका एक तो तरीका मैंने बताया कि सीनियर से मिले, टीचर से मिले। इसके अलावा वेबसाइट्स विजिट करें एफआईपी आइडियाज़ की। तो गूगल पे जाएं, ठीक है ना, चैट जीपीटी पे जाएं, गूगल बार्ड पे जाएं, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज़। ठीक है ना, तो आप उसमें थोड़ा सा प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं अगर हमें प्रोजेक्ट आइडियाज़ को फाइंड आउट करना हो। तो
अच्छा, उसके बाद क्या है, सिलेक्ट अ न्यू आइडिया और यू कुड आल्सो एक्सटेंड एन आइडिया दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यानी याद रखें कि ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा आप नए प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट लें। आप हो सकता है कि अपने टीचर से डिस्कशन के दौरान प्रीवियस किसी प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें और उसको फिर एक्सपेंड करें, या फिर आपने किसी वेबसाइट पे कोई प्रोजेक्ट आइडिया देखा है तो आप उसमें फर्दर इन्हांसमेंट्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपके डिपार्टमेंट में पहले से अगर कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं तो आप उन प्रोजेक्ट्स को देखें और उनमें से कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है तो आप उस प्रोजेक्ट को आगे फर्दर एक्सपेंड या एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो अहम चीज़ है जो आपको बिल्कुल शुरू में ही तय करनी है, वो लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ बताया हुआ है कि फॉर्म अ प्रोजेक्ट टीम और ऑफर योर स्किल्स टू अनदर टीम एंड बिकम देयर मेंबर। या तो आप देखें कि आप इतना पोटेंशियल है कि आप लीड कर सकते हैं, तो आप ग्रुप लीडर हो जाएं और टीम को लीड करें, प्रोजेक्ट खुद सेलेक्ट करें, ठीक है। या फिर अगर आप समझते हैं कि नहीं, मैं लीड नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी स्किल्स नहीं है, कुछ स्किल्स हैं, तो फिर आप क्या करें कि अपनी स्किल्स ऑफर करें अपने क्लासमेट्स को या दूसरी टीम्स को, तो वो आपको एज ए मेंबर पिक कर लेंगे और आप वहाँ पे फिर ज़्यादा बेहतर तौर पे फिट भी होंगे और आप अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अच्छा, वंस आपने प्रोजेक्ट एरिया भी सिलेक्ट कर लिया और टेंटेटिव कोई टाइटल भी सिलेक्ट कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो होगा आइडेंटिफाई द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द सिलेक्टेड एफआईपी। तो जो आपने फाइनल प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है उसके ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट आउट करें, ठीक है ना। तो you could set one or more FIP objectives, however these must be clearly defined and you must be able to achieve these within given time period। तो जो आप ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो आपको यानी प्रॉपरली FIP के ऑब्जेक्टिव सेट करने, ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करने जो अचीवेबल हो गिवन टाइम में। तो एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतने ही ऑब्जेक्टिव सेट करें जो आपका टाइम पीरियड है 6 मंथ्स या 1 ईयर, उसमें आप उन तमाम तरह ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सकें। And you must know your skills and make sure these skills are enough to achieve the identified aims and objectives of the FIP। तो याद रखिए, जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या आपके पास स्किल्स हैं। तो उन्हीं स्किल्स को देखते हुए आपको अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तय करने होंगे फाइनल प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, आइडेंटिफाई द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो यानी आपने जो FIP चूज़ किया है उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए। अब उन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, तो उनको आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि हर जो FIP होता है उसमें डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मसलन जो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें डिफरेंट टूल्स चाहिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स में हार्डवेयर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर लाइक लैंग्वेजेस होती हैं या आईडीज़ होती हैं डिफरेंट, या कोई APIs चाहिए होती हैं तो वो आपको रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह से अगर कोई वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ पे फिर डिफरेंट टूल्स चाहिए होते हैं। अगर आप कोई मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो उसके लिए फिर डिफरेंट टूल सेट चाहिए होता है। तो ये आपको जहन में रखना है कि यू हैव टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, सर्वे द मार्केट फॉर अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो आपको मार्केट को सर्वे करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई टूल यूज़ कर रहे हैं जो हार्डवेयर बेस्ड टूल है तो उसकी कास्ट देखनी है कि कितनी है, क्या आपका जो बजट है प्रोजेक्ट का उसमें आप वो हार्डवेयर परचेज कर सकते हैं, और क्या वो हार्डवेयर आपकी जो लोकल मार्केट है वहाँ अवेलेबल है। अगर नहीं तो आप अगर बाहर से मंगवाएंगे तो कैसे मंगवाएंगे। तो ये चीज़ें पहले तय करनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया और जब आप प्रोजेक्ट बनाने बैठे और उस वक्त पता चले कि आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल ही नहीं है, या फिर पैसे तो हैं लेकिन आप उसे इंपोर्ट नहीं कर पाते ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस और समथिंग। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि आप हमेशा कोशिश करें कि अप टू डेट जो टेक्नोलॉजीज हों उन्हें यूज़ करें, और इसके अलावा नेवर चूज FIP विच रिक्वायर्स यू टू पुट एक्सटेंसिव एफर्ट्स एंड टाइम इन लर्निंग टूल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ FIP। तो कभी भी ऐसा प्रोजेक्ट मत चूज़ करें जिसमें ये हो कि आप कि जो ज़्यादातर टाइम है, अगर 6 महीने का प्रोजेक्ट है तो 4 महीने तो सिर्फ स्किल डेवलप करने में जा रहे हैं। तो इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं चूज़ करें। आप ऐसे प्रोजेक्ट्स चूज़ करें जिसमें पहले से आपके पास स्किल्स हों, ताकि आपका लर्निंग में टाइम कम कंज्यूम हो और आपका डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम लगे। ताकि आपके पास ज़्यादा टाइम होगा डेवलपमेंट के लिए तो आप बेहतर तौर पे प्रोजेक्ट को टाइम दे सकेंगे और अपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर सकेंगे। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि हम फला फला प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब उनसे पूछा जाता है कि अच्छा कैसे बनाओगे, स्किल्स हैं, तो कहते नहीं वो हम सीख लेंगे। तो डोंट थिंक लाइक दिस। तो कोशिश करें कि आपके पास जो स्किल्स पहले से मौजूद हैं
उन स्किल्स को देखते हुए आप अपना FYP सिलेक्ट करें, ताकि आपका लर्निंग में टाइम कम से कम कंज्यूम हो और डेवलपमेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। इसके देखिए एक और वजह ये भी है कि आपके पास 6 महीने से 1 साल होता है अपनी प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए। तो हमेशा हम ये सजेस्ट करते हैं कि इस तरह से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो कि आप उसे अपने जो एलोकेटेड टाइम है 6 मंथ्स टू 1 ईयर्स में कंप्लीट कर सकें। अच्छा, डिस्कस द प्रोजेक्ट स्कोप विथ योर FIP सुपरवाइजर। वंस आपने प्रोजेक्ट तय कर लिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो फिर आप का जो भी FIP सुपरवाइजर आपको असाइन हुआ एलोकेट हुआ इसके साथ अपने आइडियाज़ डिस्कस करें। हमेशा कोशिश करें जब आप FIP सुपरवाइजर के साथ मीटिंग करें तो 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आप लेके जाएं, और वो 2 से 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिनमें आपको इंटरेस्ट हो, जिनको आप लाइक करते हो, ठीक है, जिनमें आपको काम करने में मज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो वो 2 से 3 प्रोजेक्ट्स आप अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करें, वो फिर आपको फर्दर गाइड करेगा, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत देखना होता है कि आपका इंटरेस्ट तो मैच हो रहा है, और अगर आपका सुपरवाइजर है उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर सुपरवाइजर अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो आपको प्रॉपर टाइम नहीं देगा, गाइड नहीं करेगा। तो इसलिए 2 से 3 प्रोजेक्ट्स लेके जाएं, अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करें, और म्यूचुअली आप यानी आपकी टीम और जो आपके सुपरवाइजर मिल बैठ के किसी एक प्रोजेक्ट पे एग्री हो और उसको एज ए FIP प्रोजेक्ट सबमिट करें। अच्छा, इसके अलावा कभी भी ऐसा प्रोजेक्ट मत लें जिसे आप टाइम पे मुकम्मल ना कर सकें, ठीक है ना, ये याद रखना है। और अगर आपका FIP फाइनल हो जाता है, सुपरवाइजर के साथ डिस्कशंस हो जाती हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि जल्द अज जल्द उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करें, अपनी अर्ली मीटिंग से स्टार्ट करें, और जो प्रिलिमिनरी वर्क है वो आप स्टार्ट कर दें। और हर एक टास्क के लिए जो है डेडलाइंस जो है उन्हें सेट भी करें और मीट भी करें, ठीक है ना। और नेवर से दैट आई विल डू इट टुमारो, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है आज ही छोटा सा काम है, आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे एक साथ, तो भले छोटा हो या बड़ा काम हो उसके लिए डेडलाइंस होनी चाहिए। अगर आज आप उसे छोड़ देंगे तो ये आपने बहुत सुना होगा, टुमारो नेवर कम्स। तो फिर कल जो काम होगा वो फिर आप टुमारो पे छोड़ेंगे, फिर इस तरह से काम आपका बढ़ता जाएगा और कल कभी होगी नहीं। तो इसलिए आज का काम आज ही ख़त्म करें, कोशिश करें कि ये आपकी डिक्शनरी में हो ही नहीं कि टुमारो करेंगे, ठीक है ना, टुमारो नहीं, बस आज ही काम ख़त्म करना है। तो ये अगर आपकी अप्रोच होगी तो आप सक्सेसफुली अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और अपना जो काम है उसे स्मॉलर टास्क में डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड योर प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर टास्क, और आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उनमें काम को डिवाइड करें, उनकी जो स्किल्स हैं उनको देखते हुए। तो इस तरह से साइमल्टेनियसली 2 से 3 टास्क एक साथ आगे बढ़ रहे होंगे तो आपकी जो FIP की डेवलपमेंट होगी वो थोड़ा सा फास्ट होगी। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप टास्क स्मॉलर बना लेते हैं तो इट इज़ ईजी टू मैनेज एंड ट्रैक स्मॉलर टास्क एज कम्पेयर टू वन बिग और लार्ज टास्क। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें डेडलाइन सेट करनी चाहिए, तो डेडलाइन की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आइए उसे डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ बताया कि हमेशा सेट डेडलाइंस फॉर ईच टास्क, ठीक है ना। फॉलोइंग द डेडलाइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन अलोकेटेड टाइम। अगर आप अपनी डेडलाइंस को मीट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप अपना प्रोजेक्ट टाइम पे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए जो डेडलाइंस है उन्हें सीरियसली लिया करें, उन्हें इग्नोर मत किया करें, क्योंकि योर प्रोजेक्ट विल नॉट फिनिश ऑन टाइम इफ़ यू पोस्टपोन एनी ऑफ योर डेडलाइन। और हमेशा याद रखें, मैं कहा करता हूँ स्टूडेंट्स को कि देयर इज़ अ वर्ड डेड इन डेडलाइन, मतलब अगर आप डेडलाइन मीट नहीं करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप टाइमली जब उसे पूरा नहीं करेंगे और आखिर में अगर टाइम कम होगा तो आप प्रॉपरली अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकेंगे, और अधूरे अधूरे चीज़ें आप करेंगे और फाइनली आपका प्रोजेक्ट एक तरह से डेड हो जाएगा, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो इसलिए ये बेहतर होगा कि अगर आप कोई डेडलाइन मिस कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट फ्यू डेज आप एक्स्ट्रा टाइम दें प्रोजेक्ट को, ताकि आपने जो प्रीवियसली डेडलाइन मिस किए हैं उनको आप स्ट्रीमलाइन कर सकें और आगे के जो टास्क हैं उनको दोबारा से अपनी डेडलाइंस के साथ स्ट्रीमलाइन कर सकें। और डेडलाइंस विल ब्रिंग डिसिप्लिन टू योर प्रोजेक्ट। सबसे अहम चीज़ क्या है कि अगर आप डेडलाइंस मीट करते हैं, इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ रहा है, आपकी टीम में डिसिप्लिन है, हर एक टीम मेंबर अपना काम प्रॉपरली कर रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें सही होंगी तो फाइनली आपका प्रोजेक्ट टाइम पे भी सबमिट होगा और अपने ऑब्जेक्टिव्स भी कम्प्लीटली अचीव कर सकेगा, और अल्टीमेटली उसे अप्रिशिएट भी किया जाएगा और वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। अच्छा, ये अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की इन तमाम तर के अलावा एक बहुत अहम कंपोनेंट होता है FIP का, वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन आपको करना होती है, जिसे हम डिसर्टेशन वर्क भी कहते हैं, थीसिस भी कहते हैं। सो डॉक्यूमेंटिंग योर प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट FIP एक्टिविटी। फॉलो द टेम्पलेट दैट इज़ प्रोवाइडेड टू यू। तो हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक डिपार्टमेंट कोई ना कोई थीसिस टेम्पलेट फॉलो कर रहा होता है, यानी फॉन्ट स्टाइल के हिसाब से टेबल ऑफ कंटेंट कैसे देनी है, चैप्टर स्ट्रक्चर्स क्या रखना है।
उसी टेम्पलेट को फॉलो करते ही आपको ओवरऑल थीसिस या डिसर्टेशन लिखना होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि गुड डॉक्यूमेंटेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट। तो अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा हो, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी ना हो, तो फिर यूँ समझ लें कि आपके आधा प्रोजेक्ट का जो इम्प्रेशन है, इम्पैक्ट है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एप्रिसिएशन मिले, अच्छे ग्रेड्स मिले, अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है, और एक यूजफुल प्रोजेक्ट हो, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी टाइम दें। गुड डॉक्यूमेंटेशन विल हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी अहम है कि कल को ये होता है कि आपका जो काम है प्रैक्टिकली हर एक बंदा आके नहीं देखेगा, वो आपकी थीसिस को पढ़ेगा, आपकी डिसर्टेशन को पढ़ेगा। तो डिसर्टेशन इस तरह से या थीसिस इस तरह से बनाई जाए कि जिसमें इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश होनी चाहिए, आपके डायग्राम्स प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है ना, आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट का फ्लो होना चाहिए, मेथोडोलॉजी प्रॉपर होनी चाहिए कि वो अगर आपकी थीसिस पढ़े तो उसे ओवरऑल समझ में आ जाए कि आपने क्या अचीव किया है, आपने क्या बनाया है, और अगर वो उसे फ्यूचर में एक्सटेंड करना चाहे तो इजीली कर सके। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरह समझना भी है, टाइम भी देना है। डॉक्यूमेंटिंग योर प्रोजेक्ट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर कैरियर। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन सीख जाते हैं तो जब भी आप अपने कैरियर प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे और वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है, हर एक प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो अगर आपको पहले से एक एक्सपीरियंस होगा तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी। और ये मोस्टली इंटरव्यूज़ में भी कभी कभी पूछा जाता है कि ये थीसिस आपने खुद लिखा है, और इसके अलावा फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेवेंट कुछ टूल्स होते हैं, लाइक यूएमएल से रिलेवेंट सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है जिसमें आप डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं थीसिस में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। और एमएस ऑफिस पैकेज का आपको पता होना चाहिए किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो अपने फाइनल ईयर में सीख लेते हैं, जो आपके फ्यूचर कैरियर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में एफवाईपी सबमिट करते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो देखिए, हर यूनिवर्सिटी जो एफवाईपी सबमिशन की गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, अपनी वेबसाइट पे या फिर नोटिस बोर्ड पे, और स्टूडेंट्स को उन्हें फॉलो करना होता है। यहाँ मैं जो फोकस करूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के स्टूडेंट्स के लिए फोकस करूँगा। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले स्टूडेंट को एक प्रॉपरली एक सबमिट करना होता है एफआईपी प्रपोजल फॉर्म, जो कि हर डिपार्टमेंट के जो ऑफिस होता है, क्लर्कल ऑफिस, वहाँ से मिल जाता है, या फिर जो एफआईपी कोऑर्डिनेटर होता है उसकी ऑफिस से एफआईपी प्रपोजल फॉर्म मिल जाता है, ठीक है। तो उस फॉर्म में जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें टाइटल होता है प्रोजेक्ट का, और इसके अलावा उसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन बतानी होती है वो कैटेगरी होती है, जैसे मैंने आपको बता दी थी प्रीवियस स्लाइड्स पे कि उनमें से कोई एक कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा कैटेगरीज अगर प्रोवाइड की गई हैं तो आप जो भी कैटेगरी होगी वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एफआईपी टीम फॉर्म करते हैं और उन तमाम तरह स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपकी टीम का हिस्सा हैं। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में जो मेंबर्स अलाउ किए जाते हैं, कहीं पर इंडिविजुअल होता है, कहीं पर 2 मेंबर्स की टीम होती है, कहीं पर 3, कहीं 4, तो 5 तक भी हमने देखा है। तो 1 से लेकर 4 तो कॉमन है। तो ये रिक्वायरमेंट आपको जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, उसका जो कोऑर्डिनेटर होगा एफआईपी का, वो बताएगा कि आप कितने मेंबर्स हो सकते हैं एक टीम में। चूज़ दी सुपरवाइज़र, तो आपको जो सुपरवाइज़र होता है, जो मेंटर होगा, जो एडवाइज़र होगा, जो आपको आपके एफआईपी के बारे में गाइड करता रहेगा, ठीक है ना, तो वो आपको चूज़ करना होता है। और उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, या जिसे हम समरी ऑफ द प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, जिसमें आप बता रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ें। तो पहली चीज़ होती है कि आपको इंट्रोडक्शन देना होता है डोमेन का, किस डोमेन में आप काम कर रहे हैं। फिर आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं एफआईपी के, ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुका हूँ। उसके बाद आप बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं, जो एक टेंटेटिव आपके माइंड में मेथोडोलॉजी है उसके बारे में बताते हैं कि आप इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेंगे। और सबसे अहम जो चीज़ है वो है कि स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ द एफआईपी, कि आप ये भी बताना लाजमी है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका स्कोप क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है ना, उसके डिलीवरेबल्स क्या होंगे, क्योंकि बहुत अहम है। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स चूज़ करने की कोशिश किया करें जिसकी आपकी लोकेलिटी के हिसाब से देखें कि एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे वो यूज़ होगा, उसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपकी सोसाइटी में, ठीक है ना। तो ये बहुत अहम चीज़ है, इसको सोच समझ के आपको प्रोजेक्ट चूज़ करना है। और प्रोजेक्ट चूज़ करने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्कोप और एप्लीकेशन ऑफ दी एफआईपी। और नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि वो आपके डिलीवरेबल्स होते हैं, फाइनल आउटकम आपके प्रोजेक्ट की क्या आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप 1 से 1.5 पेज के जो भी आपका फॉर्म होगा उसमें ये तमाम तर चीज़ें मेंशन करेंगे। और जब आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देंगे तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट करते हैं कि उन्हें एक बुलेटेड फॉर्म में दें, ताकि आप भी क्लियर होंगे और जो पढ़ेगा उसे भी समझ में आएगा कि आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके अलावा
जो आप टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे उसकी डिटेल भी आपको बताना होगी। और इसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने FIP प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो भी आप लास्ट में मेंशन कर सकते हैं अगर आप ज़रूरी समझते हैं कि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं सुपरवाइज़र के साथ भी, और जो FIP अप्रूवल या सिलेक्शन या स्क्रूटनी कमेटी होगी उनके साथ, तो वो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी अटैच कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो बेसिक गाइडलाइंस ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम कुछ FIP के जो टाइटल्स हैं या प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे और फाइनल प्रोजेक्ट आइडियाज़ या फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हम आइडिया डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्मार्ट एग्रीकल्चर या फिर स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम। तो आप डिफरेंट जो सेंसर्स हैं जो IoT टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, लाइक आपके पास अगर देखा जाए कि सोयल मॉइस्चर का जो होता है सेंसिंग सेंसर होता है हमारे पास, ठीक है ना, वाटर लेवल के सेंसर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेंसर्स हमारे पास मौजूद हैं आजकल, ठीक है। आप उन तमाम तर सेंसर्स को यूज़ करके एक स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम बना सकते हैं या स्मार्ट जिसे हम फार्मिंग सिस्टम कहते हैं वो प्रपोज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फिर स्मार्ट होम्स पे काम कर सकते हैं। स्मार्ट होम्स में होता है कि आपके घर के जितने भी होम अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, वो आपके अप्लाइंसेस तमाम के तमाम तरह मोबाइल इंटरफेस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं या फिर किसी वेब इंटरफेस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी प्रोजेक्ट की एक और वेरिएशन हो सकती है स्मार्ट एनर्जी सिस्टम, स्मार्ट होम एनर्जी सिस्टम, यानी उसमें ये हो कि आपका जितना भी वापडा या इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी लोड है, ठीक है ना, वो मॉनिटर होता रहे और ये सिस्टम आपको गाइड करता रहे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो रही है, और ये भी गाइड करे कि आपकी जो एनर्जी अगर आप पीक आवर्स में ये चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे तो कितना आपका लोड एनर्जी कम होगा, आपके बिल पे कितना इम्पेक्ट आएगा। तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो चुकी है, तो स्मार्ट होम एनर्जी सिस्टम ये जो आपके पास एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट हो सकता है। तो यानी हमने दो चीज़ें डिस्कस की यहाँ पर। 2A आपका हो सकता है स्मार्ट होम सिस्टम जिसमें आप होम अप्लायंसेस को कंट्रोल करें विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्स एंड समथिंग एल्स लाइक वेब एप्लीकेशन, और दूसरा है कि आप स्मार्ट एनर्जी सिस्टम बनाएं जो आपके घर के ओवरऑल जो भी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है उसके साथ कनेक्टेड हो और आपके लोड को मॉनिटर करता रहे और आपको गाइड करता रहे कि किस तरह से आप अपनी सेविंग कर सकते हैं एनर्जी की। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि हम कोई चैट बोर्ड बनाएं, ठीक है ना, NLP की जो टेक्निक्स है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की उन्हें यूज़ करें। तो आपका कोई ऐसा चैट बोर्ड हो सकता है जिसमें आप रोमन सिंधी में कम्युनिकेट करें या फिर रोमन उर्दू में करें या फिर इंग्लिश में ही करें, और वो आपको किसी न किसी डोमेन से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहे और आपके लिए एक यूज़फुल टूल साबित हो। चैटबॉट के अलावा हम सेंटिमेंट एनालिसिस टूल बना सकते हैं जो कि डिफरेंट जो आप वेबसाइट्स पे प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज करते हैं, ठीक है ना, उनके डेटा को क्रॉल करके आए, उनकी एनालिसिस करे और आपको बताए कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स की क्या रिव्यूज़ हैं, क्या किस तरह से वो रेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप फेस रिकग्निशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, डेवलप अ फेस रिकग्निशन सिस्टम यूजिंग OpenCV एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो OpenCV आपको पता होगा फेमस टूल है, आपके पास APIs हैं और मशीन लर्निंग टेक्निक्स को मर्ज करके आप फेस रिकग्निशन सिस्टम के थ्रू फेस रिकग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम बना सकते हैं या सिक्योरिटी सिस्टम्स बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर आप कोई टूल बना सकते हैं जो ऑटोमेटिकली कैप्शंस जनरेट करे इमेजेस के लिए यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ठीक है ना। यानी क्या हो कि आप इमेज दें और उस इमेज का ऑटोमेटिकली कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन या कैप्शन जनरेट होकर आपको मिल जाए। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोजेक्ट है वो है क्रिएट अ सोशल मीडिया सेंटिमेंट एनालिसिस टूल दैट एनालिसिस पोस्ट एंड कमेंट्स फॉर पोलरिटी एंड सब्जेक्टिविटी। तो डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, ठीक है ना, तो कोई भी आप सोशल मीडिया साइट लें और वहाँ से जो पोस्ट कर रहे हैं डिफरेंट यूज़र्स उनकी पोस्ट को आप कैप्चर करें और जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के बारे में आप आगाही दें। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है कि बिल्ड अ वॉइस असिस्टेंट दैट रिस्पॉन्स टू यूजर कमांड्स एंड परफॉर्म्स टास्क, कि आपका वॉइस बेस्ड कोई असिस्टेंट हो, उसे जो भी काम आप कहें वो आपके का यानी वॉइस के थ्रू रिकग्नाइज करे आपकी वॉइस को और अकॉर्डिंगली आपको टास्क अचीव करके दे दे। इसके बाद हमारे पास है क्रिएट अ प्लेजरिज्म चेकर दैट एनालिसिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर सिमिलरिटीज स्पेशली प्रोवाइड सपोर्ट फॉर योर नेटिव लैंग्वेज। तो सिमिलरिटी चेकर्स काफ़ी सारे बने हुए हैं, ठीक है ना, प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए टूल्स, तो मोस्टली वो इंग्लिश को सपोर्ट करते हैं।
तो इंग्लिश के लिए भी आप बना सकते हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए, लेकिन कोशिश करें कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज हो, जो भी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, सिंधी, बलोची हो, तो उनके लिए कोई आप सिमिलरिटी चेकर बनाएं या प्लेजरिज्म डिटेक्टर बनाएं, ठीक है ना। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। उसके बाद बिल्ड अ रेसिपी रिकमेंडेशन इंजन दैट सजेस्ट रेसिपीज बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट्स और डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस। तो एक ऐसा आप सिस्टम बनाएं, वेबसाइट बनाएं, ठीक है ना, जो डिफरेंट रेसिपीज जनरेट करके दे, आपसे इंग्रेडिएंट्स ले, आपकी प्रेफरेंसेस ले, ठीक है ना, उन प्रेफरेंसेस को, इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए और बहुत सारी जो रेसिपीज उसके पास मौजूद हो उनमें से आपके लिए एक प्रॉपर रेसिपी जनरेट करके दे। नेक्स्ट है डेवलप अ मशीन लर्निंग मॉडल टू क्लासीफाई इमेजेस बेस्ड ऑन कंटेंट। तो कोई ऐसा मतलब मशीन लर्निंग मॉडल बनाए जो इमेजेस को क्लासीफाई करे, कैटेगराइज करके दे। इमेजेस में से देखिए कि किस तरह का इमेज है, उसमें किस तरह का कंटेंट है, उसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन परफॉर्म करके दे आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट है वो है क्रिएट अ सेंटीमेंट एनालिसिस टूल दैट प्रिडिक्ट्स द आउटकम ऑफ पॉलिटिकल इलेक्शन बेस्ड ऑन सोशल मीडिया डेटा। तो आपने देखा होगा आजकल ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है सोशल मीडिया का और पाकिस्तान में इलेक्शंस का। तो आप ऐसा कोई टूल बना सकते हैं, ठीक है ना, जो सोशल मीडिया से डेटा उठाए इलेक्शंस से रिलेवेंट, और उसके बाद जो डिफरेंट ट्रेंड है या जो डिफरेंट सोचों लोगों की सोच है उसको रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हो सकता है डेवलप अ हेल्थ ऐप दैट सजेस्ट वर्कआउट्स एंड ट्रैक प्रोग्रेस। तो कोई मोबाइल ऐप क्रिएट कर लें या फिर कोई ऐसा सिस्टम वेब बना दें जिसमें वर्कआउट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, आप उसमें यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट कर सके, उसकी इंफॉर्मेशन लॉग हो सके, और जो स्पेशलाइज या पर्सनलाइज वर्कआउट्स हों या पर्सनलाइज सजेशंस हो उस यूज़र के लिए, ताकि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके, ठीक है ना। तो ये आप एक बना सकते हैं प्रोजेक्ट। इसके अलावा ये कि क्रिएट अ लैंग्वेज लर्निंग ऐप दैट हेल्प्स यूजर्स लर्न न्यू वोकेबुलरी एंड ग्रामर। तो अगर आप की जो नेटिव लैंग्वेज है उसके लिए आप कोई ऐप बना दें, ताकि कोई अगर बंदा आपकी नेटिव लैंग्वेज सीखना चाहे तो किस तरह सीखे, उसकी वोकेबुलरी किस तरह इन्हांस करे। इंग्लिश के लिए भी बना सकते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज के लिए भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे जो है आप कह सकते हैं कि वे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल हैं कमर्शियली, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के पास अब भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या किसी पर्टिकुलर इदारे या ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एलएमएस बना सकते हैं जिसमें अटेंडेंस मैनेज हो सके, जिसमें वीडियो लेक्चर्स की फैसिलिटी हो, जिसमें टीचर और स्टूडेंट के दरमियान ऑनलाइन इंटरेक्शन का कोई मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाए, और बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं जो आप अपनी स्किल्स को देखते हुए इस प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी वो है एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो ये बेसिकली कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। मसलन क्या हो सकता है, लाइब्रेरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, होटल रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्टल्स मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल्स के लिए आप बना सकते हैं मैनेजमेंट सिस्टम, और बहुत सारे इसी तरह के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बन सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट सेट है, इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो भी एक कैटेगरी है एनी गेमिंग प्रोजेक्ट या कोई मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, कोई एनिमेशन बेस्ड प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप एनिमेशन गेम्स में इंटरेस्टेड हैं तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स किस चीज़ में ज़्यादा है। अगर आपके स्किल्स है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में तो आप मोबाइल गेम्स बना सकते हैं काफ़ी सारी। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके साथ प्रोजेक्ट्स शेयर किए। अगर मैं लिस्ट बढ़ाना चाहूँ तो और लंबी चौड़ी लिस्ट बन सकती है और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने 17 प्रोजेक्ट्स तक की इस लिस्ट को लिमिट किया हुआ है। तो अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं और मज़ीद आपको प्रोजेक्ट आइडियाज़ दूं तो आप कमेंट्स में मेंशन करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक टाइम भी पहुँच सके। जल्दी मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।